बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बाय स्टैटिस्टिक ईयर 3 यूनिट नंबर 14 एंड इट्स अबाउट द काई स्क्वायर। काई स्क्वायर को आज हम डिस्कस करेंगे कि काई स्क्वायर है क्या। ठीक है, अभी तक जितने भी टेस्ट हमने यूज़ किए ना, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वो सारे हमने क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो हमने यूज़ किए वो कंटिन्यूस डेटा के लिए। लेकिन जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इट इज़ यूज फॉर द नॉन कंटिन्यूस डेटा। इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव, कैटेगोरिकल एंड नॉमिनल डेटा। ठीक है, तो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि काई जो स्क्वायर टेस्ट है उसको हम कब यूज़ करते हैं। जब आपके पास डेटा क्वालिटेटिव डेटा हो, कैटेगोरिकल डेटा हो और नॉमिनल डेटा हो। तो काई स्क्वायर टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं? जब आपके पास डेटा क्या हो, क्वालिटेटिव डेटा हो और कैटेगोरिकल हो और नॉमिनल डेटा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट। सही है। अब काई स्क्वायर टेस्ट जिस तरह हमने कहा ना, फॉर एग्जांपल अक्सर हम किसी से पूछते हैं, इसका जो मेन पर्पस है ना इसकी एप्लीकेशन की, कि जब आप दो वेरिएबल के बीच, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच जब आप एसोसिएशन को मालूम करना चाहते हैं कि आया इन दो वेरिएबल के बीच कोई एसोसिएशन है या नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? अगर ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा हो, नॉमिनल डेटा हो, सो देन वी विल यूज काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर किस चीज़ के लिए? एसोसिएशन को मालूम करने के लिए कि दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास है स्मोकिंग, क्या है? स्मोकिंग। दूसरा वेरिएबल है लंग कैंसर। ठीक है, तो इन दो इस जो वेरिएबल है स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसके बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है, इसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएंगे ना, इट विल बी नॉमिनल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं डू यू स्मोक, आप स्मोकिंग करते हो, तो आपके आंसर क्या होंगे? यस या नो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू स्मोक, तो आपके आंसर क्या होंगे? यस और नो। ये यस और नो ये क्या है? ये नॉमिनल डेटा है ना। ठीक है, तो इस नॉमिनल, और दूसरा आपके आंसर क्या है कि डू यू हैव लंग कैंसर, तो आपके आंसर क्या होंगे? यस या नो, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपके पास पॉसिबल कितने आंसर हो सकते हैं? 4, यस, नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये सारी जो डेटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, नो, ये क्या है? कैटेगोरिकल डेटा है। क्या है? कैटेगोरिकल है। और कैटेगोरिकल में कौन सा है? नॉमिनल है। हमने ऑर्डिनल की बात की थी ना, हमने कहा कि अगर दो से ज्यादा हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डेटा। फॉर एग्जांपल माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। लेकिन अगर आपके पास दो है, मेल फीमेल, यस नो, तो ये फिर आपके पास कौन सा है? नॉन नॉमिनल बट कैटेगोरिकल, क्योंकि उसमें दो कैटेगरीज है ना, सो दैट्स व्हाई। अगर इन दोनों के बीच आप कोई भी एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं कि आइदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होते हैं या नहीं, इस ताल्लुक, इस एसोसिएशन को आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या, कौन सा टेस्ट यूज करोगे? काई स्क्वायर। क्लियर? देखिए, इसमें आपके पास जो दोनों वेरिएबल है ये कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है। जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे तो फिर आप क्या यूज करोगे? डिपेंडेंट टी टेस्ट यू कैन यूज। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी वेरिएबल है जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, नॉमिनल वेरिएबल हो, और अब इसके बीच में एसोसिएशन को मालूम करना चाहते हैं, सो देन यू विल यूज काई स्क्वायर टेस्ट। यहां तक क्लियर है? अब इसके टाइप है, काई स्क्वायर की क्या है? टाइप है। कौन से टाइप है इसके? मेन, इसके मेन 2 टाइप है। कितने? 2। एमसीक्यूज के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही है,
एक तो ये कि काई स्क्वायर हम कब यूज करते हैं, एमसीक्यूज में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं जब आपके पास डेटा क्वालिटेटिव डेटा हो, कैटेगोरिकल डेटा हो या नॉमिनल डेटा हो। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो, चाहे सिर्फ नॉमिनल हो सो देन यू विल यूज काई स्क्वायर, क्वालिटेटिव दिया हो सो देन यू विल यूज काई स्क्वायर, या कैटेगोरिकल है सो फिर भी आप काई स्क्वायर यूज करोगे। ठीक है। दूसरा इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसकी कितने टाइप है। ठीक है। तो इसकी मेन 2 टाइप है। काई स्क्वायर की कितने टाइप है मेन? 2। एक क्या है? इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। 2 टाइप है इसकी। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर टेस्ट और दूसरा टेस्ट ऑफ द होमोजेनिटी। अब इंडिपेंडेंट टेस्ट का दोनों को हम एक जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले की बेस पे हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट टेस्ट का मतलब क्या है और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक ही सैंपल हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, अगर आपके पास एक ही सैंपल हो, क्या हो? 1 सैंपल हो, ठीक है, या आपने एक ही पॉपुलेशन से सैंपल ली हो, क्या आपने एक ही पॉपुलेशन से सैंपल ली हो, फॉर एग्जांपल इस क्लास के से हमने एक सैंपल ली हो, ठीक है, और इसके ऊपर हम मालूम करना चाहते हैं कि उसमें कोई सिचुएशन है या नहीं है, तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है? जब आपके पास एक ही पॉपुलेशन हो या और उससे अपने सैंपल ली हो। फॉर एग्जांपल इसके आप सिंपली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 2 कॉलम हो और 2 आपके पास रो हो, तो इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल जिस तरह 4 आंसर थे ना अभी जो हमने किया था, ठीक है, तो आपके पास जो टेबल बनते हैं 2x2 टेबल बनते हैं, क्या? 2x2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दे स्मोकिंग, नॉन स्मोकर, नो स्मोकिंग, डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम है? ये आपके पास क्या है? रो है। तो कितने रो है? दिस इज द रो 1 एंड रो 2। ये आपके पास क्या है? कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अगर आपके पास 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा टेस्ट है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से जो आपको आसान हो आप उसको समझ सकते हैं कि आपके पास अगर एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 6 सेमेस्टर के इस क्लास से मैं एक सैंपल ले लेता हूँ और इसमें जो हमारे पास 2 कैटेगरीज में बना देता हूँ, ठीक है, एक मैं मेल स्टूडेंट्स के लेता हूँ और एक मैं फीमेल स्टूडेंट्स के लेता हूँ, ठीक है, और मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि इस सब्जेक्ट में जो मेल स्टूडेंट है, और या फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर हम क्लास लेते हैं ना, हम ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं और फिजिकल भी लेते हैं, तो आया जो ऑनलाइन क्लास है उसके आपकी टीचिंग के ऊपर उसका कोई इफेक्ट है? मतलब इसके बीच कोई एसोसिएशन है? अगर है, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा, हमारे पास कितने सैंपल है? 1 सैंपल है, तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करोगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है। या अगर जिस तरह हमने लंग कैंसर की बात की और स्मोकिंग की बात की, तो हमारे पास एक ही पॉपुलेशन है, हमने ली है, ठीक है, और उससे हमने भी डेटा ली है, तो हमारे पास जो टेबल बनते हैं 2x2। अगर आपके पास 2x2 टेबल बनते हैं तो एट्स मीन जैसे द इंडिपेंडेंट टेस्ट। क्लियर? अब टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी क्या है? टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यह है कि व्हेन यू हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, आपके पास मुख्तलिफ पॉपुलेशन है और इस मुख्तलिफ पॉपुलेशन से आप क्या लेना चाहते हैं? डेटा। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप के पास मेटेक कॉलेज है, दीर नर्सिंग कॉलेज है, लिलैम कॉलेज है, या दनीन कॉलेज है, आजम कॉलेज है, जितनी भी कॉलेजेस है आपके पास, मरगरा कॉलेज है, आपने हर एक कॉलेज के 6 सेमेस्टर से अपने डेटा लिए और आप ये एसोसिएशन मालूम करना चाहते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट है? देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द स्टूडेंट्स, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और इंस्टीट्यूट, इसके बीच में कोई एसोसिएशन है? तो आपके पास मुख्तलिफ सैंपल है ना, मुख्तलिफ कॉलेज है, डिफरेंट सैंपल है, आप उसके बीच फॉर एग्जांपल अगर 6 सेमेस्टर लेडिलैम की जो 6 सेमेस्टर है उसमें कितने स्टूडेंट एनपी होते हैं, मेटेक में कितने एनपी होते हैं, तिमरगरे में कितने एनपी होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बीच में आप सिचुएशन मालूम करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है?
मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है और आप उससे डेटा ले रहे हैं। दूसरे जुबान में आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास ये जो 2x2 टेबल है ये इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल 2/3 हो जाए या 3/3 या 4/4, यानी 2x2 से अगर आपके टेबल इंक्रीज हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द टेस्ट ऑफ द होमोजेनिटी। ठीक है, होमोजेनिटी में आपके पास जो पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन होंगी, क्या, मुख्तलिफ पॉपुलेशन होंगी। क्लियर या क्लियर नहीं है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? एमसीक्यूज के लिए एक चीज और याद रखें कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% इट इज अ वन टेल। ये क्या होते हैं, वन टेल। क्यों वन टेल होते हैं? ऑलमोस्ट यानी मोर देन 90% ये हमारे पास क्या होते हैं, वन टेल होते हैं। बाकी जो 10% है ये टू टेल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको वन टेल लेते हैं क्योंकि उसकी कोई सिग्निफिकेंट है नहीं। सही है, ये क्यों वन टेल होते हैं, वाई, ये टू टेल क्यों नहीं है जी? मतलब ये हमेशा आपके पास जो बट वाई, रीजन क्या है कि ये टू टेल नहीं है, वन टेल है? एमसीक्यूज में ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये वन टेल होते हैं या टू टेल, तो योर आंसर शुड बी वन टेल। क्यों? बिकॉज उसकी जो फार्मूला है ना, उसकी जो फार्मूला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो इसमें हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। जहां पे होल स्क्वायर होंगे ना, तो अगर माइनस भी है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास -3 है और इसको आप होल करोगे तो ये 9 बन जाएगी ना, तो माइनस खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा आपके पास जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो राइट साइड पे होंगी, क्या होंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव साइड पे वो नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है इट इज ऑलवेज वन टेल टेस्ट। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, इसके लिए भी हम दो वैल्यू निकालेंगे। एक को हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू और एक को हम कहते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकालते हैं ना, उसके लिए तो हमारे पास ये फार्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई डिवाइड होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। अब ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है, देख ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नॉट एक्स, ये एक्स नहीं है, दिस इज द सिंबल फॉर द काई स्क्वायर। ये क्या है? ये काई स्क्वायर के लिए सिंबल है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये काई स्क्वायर का सिंबल है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, समेशन। समेशन का मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी डेटा है उसको आप प्लस करें। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? ऑब्जर्व। और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दिए होंगे, ठीक है, जो सिनेरियो है, जो क्वेश्चन में आपको वो मिलेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद होंगी। ई का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये आपने मालूम करना है। ये आपके जो डेटा है उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं दी होंगी, ये आप खुद मालूम करोगे, ठीक है। और फिर जो नीचे दोबारा ई है, इसका भी मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आपने मालूम की, ठीक है। तो फार्मूले में इसका मतलब है काई स्क्वायर, ये आपके पास समेशन है। ओ का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो आपको दिए गए हो, और ई का मतलब है एक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब इसकी बेस पे ये फ्रीक्वेंसी आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने खुद निकालनी है, ठीक है, ये आपको नहीं दिए होंगे। क्लियर? इससे जो डेटा आपके पास आएंगे, उससे जो रिजल्ट आपके पास आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या? कैलकुलेटेड, ठीक है, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम
टेबुलेटेड वैल्यू मालूम करते हैं और टेबुलेटेड वैल्यू के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, और अगेंस्ट वही पुरानी कहानी है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन एरिया में फॉल करते हैं, सो देन यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर वो एक्सेप्टेंस एरिया में फॉल करते हैं, सो देन यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो कैलकुलेटेड टेबुलेटेड वैल्यू को हम किस तरह निकाल सकते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में अपने डेटा फिट करने हैं, आपके पास जो आंसर आएगी इट विल बी योर कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू को हम किस तरह निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जी? इसके लिए अलग टेबल है, जिस तरह हमारे पास टी टेबल है, जी टेबल है, इसी तरह काई स्क्वायर के लिए अपने टेबल है। इसकी जो हम मालूम करते हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई रो -1। ठीक है, अब अगर आपके पास ये टेबल है 2/2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेंगे? 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो 2/2 टेबल में हमेशा आपके साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इट विल बी 1। आपके लिए निकालने की भी जरूरत नहीं है। और मोस्टली जो हम कैलकुलेट करते हैं या आपकी जो एग्जाम में आते हैं, हम इंडिपेंडेंट टेस्ट को यूज करते हैं, होमोजेनिटी को हम इतना यूज नहीं करते। क्लियर? लेकिन अगर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, आपके पास 2 रो है, 2 कॉलम है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगी? 1, क्योंकि कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई रो -1, 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमेशा आपके पास 1 होंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि आपको बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो काई स्क्वायर है, इसके आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएंगे? 1। और आपके पास जो डिग्री होते हैं, मतलब जो हाइपोथेसिस होते हैं, वो 1 टेल होते हैं या 2 टेल? 1 टेल। तो आपने 1 के सामने 0.05 के नीचे देखना है। एक बार आप उसको देख ले, 3.841 इसके आंसर आएंगे। ये 1 इज इक्वल टू 3.841। इसको आप टेबल में एक बार देख ली, ये 1 के सामने 5 के नीचे 3.841। तो जब भी आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास अगर 2/2 टेबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी माइंड में डायरेक्ट हो कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू इज 3.841। फिर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 3.841 के साथ आप उसको कंपेयर करें। अगर उससे ज्यादा है तो रिजेक्शन है, अगर कम है तो एक्सेप्टेंस है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये आगे हम करेंगे, आपको मैं ये टेबल भी समझा दूंगा कि किस तरह करना है। ठीक है, अब जब आपको डेटा, अब यहां तक तो हमने सिर्फ समराइज कर दिया कि मतलब काई स्क्वायर है क्या, काई स्क्वायर को हम कब उसके एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कब करते हैं, इसके टाइप कितने हैं, ठीक है, ये 1 टेल है या 2 टेल है, इंडिपेंडेंट क्या है, होमोजेनिटी क्या है, हमने फार्मूले को डिस्कस किया, फार्मूले में जो सैंपल है उसको हमने डिस्कस किया, कैलकुलेटेड वैल्यू को। इसके अलावा जब भी आपको क्वेश्चन दी जाते हैं ना, तो आपके पास जो 7 एलिमेंट्स हैं ऑफ द हाइपोथेसिस, उसको आपने इंप्लीमेंट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाना है? नल हाइपोथेसिस। क्या? नल हाइपोथेसिस। इसके बाद आपने क्या करना है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके बाद अल्फा ऑन द बेस ऑफ द हाइपोथेसिस। इसके बाद एजम्पशन, इसके बाद स्टैटिस्टिक फार्मूला, इसके बाद रिजेक्शन एरिया, इसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, तो मतलब ये स्टेप आपके पास चाहे टी टेस्ट हो, जी टेस्ट हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, एनोवा हो, आपने ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम इस पे एक एग्जांपल कर देते हैं, अभी आपको समझ आ जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, पता है, क्योंकि इसमें ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब ये हम कब यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी टेस्ट हमने इंप्लीमेंट की थी वो कंटिन्यूस डेटा के लिए थी। ये ऐसा टेस्ट है जो कंटिन्यूस डेटा के लिए नहीं है, इट इज फॉर द नॉमिनल डेटा। वो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम यूज करते थे, और ये क्वालिटेटिव के लिए, कैटेगोरिकल डेटा के लिए। सही है। दूसरा ये कि ये 1 टेल है हमेशा, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके
जो क्रिटिकल वैल्यू है या ट्यूबुलेटेड वैल्यू है वो क्या बनते हैं। तो हमेशा आपके पास अगर 2/2 टेबल है तो 3.841 होंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अक्सर पूछते हैं कि 2/2 कॉलम है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हमेशा ही 1 ही होंगे। क्लियर। अगर अगर आप किसी स्टडी करना चाहते हो कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से लंग कैंसर होते हैं या नहीं होते, ठीक है, मतलब लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच कोई एसोसिएशन है या नहीं है, आप इस एसोसिएशन को मालूम करना चाहते हैं। हमने पहले कहा कि जब आप एसोसिएशन को मालूम करोगे और वो एसोसिएशंस आप नॉमिनल, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा के बीच मालूम करना चाहते हैं, सो देन यू विल यूज काई स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देख आपके पास वेरिएबल क्या है, स्मोकिंग और लंग कैंसर, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन between smoking and lung cancer, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस हमेशा कहेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो एसोसिएशन, नो के आंसर होंगे नल, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट आपके पास उसकी बेस पे आप मालूम करना चाहते हैं ना, 0.5, 0.025 वगैरह, एसोसिएशन बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। दूसरा स्टेप क्या करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने बनाने हैं। वो क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। क्लियर, क्लियर। तीसरा आपने क्या करना है, अल्फा। तो अल्फा आपके पास क्या है, 110, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा आपके पास का स्क्वायर में क्या आएंगे, 110। तो दिस इज a 0.05, 0.05, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एजम्पशन। एजम्पशन आपके पास जो डेटा दी जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा क्या है, आपके पास टोटल जो है 200 क्या है, इंडिविजुअल है। कितने हैं, 200 इंडिविजुअल है, जिसमें से जो 100 इंडिविजुअल है दे आर स्मोकर, और जो 100 इंडिविजुअल है दे आर नॉन स्मोकर। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब जो 100 स्मोकर है उसमें 70 को लंग कैंसर है। कितने को, इसमें से जो स्मोकर है उसमें 70 को लंग कैंसर है और बाकी 30 को लंग कैंसर नहीं है। क्लियर। इसी तरह आपके पास जो नॉन स्मोकर है उसमें 50 को लंग कैंसर है और 50 को लंग कैंसर नहीं है। ये आपके पास, ये क्या है, आपके पास एजम्पशन है। क्या है, एजम्पशन। अब इस एजम्पशन के बेस पे, इस एज्यूम डेटा के बेस पे आप क्या मालूम करना चाह रहे हो, एसोसिएशंस। तो आप क्या करोगे, स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक में क्या है, फार्मूला। तो आपका फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ये आपके पास फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, इस डेटा को रिजेक्शन एरिया जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो आप निकालोगे। वो तो जिस तरह हमने कहा कि अगर आपके पास 2/2 टेबल है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, आपके पास 0.05 के नीचे देखोगे तो 3.84 है, ठीक है। अब क्या करना है, इस फार्मूले में अपने डेटा फिट करने हैं,
इसको आपने कैलकुलेट करना है, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएंगे, फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाओगे। कंक्लूजन की तरफ किस तरफ जा सकते हैं आप, कि आप कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। अगर रिजेक्शन एरिया में फॉल करते हैं सो यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, आप कहोगे कि नहीं देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दीज टू। अगर एक्सेप्टेंस एरिया में है तो देन यू विल not be able to reject the null hypothesis, you will be able to accept the null hypothesis कि there is a significant association between these two variable। clear? चलो अब उसको फार्मूले में फिट कर देते हैं। इसको मैं मिटा दूं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले 2x2 टेबल बनाने हैं। सही है, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सबसे मुश्किल स्टेप है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपने टेबल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? टेबल। तो इसके लिए आपके पास कौन सा टेबल बन सकते हैं? हाँ, ये 1A B C और D, ये आपके पास 2x2 टेबल बन सकते हैं। यहां पे आपके पास है स्मोकर। क्या है? स्मोकर। और यहां पे आपके पास है नॉन स्मोकर। ठीक है, यहां पे आपके पास है डिजीज पॉजिटिव और यहां पे डिजीज नेगेटिव। ये आपके पास R1 है, ये रो है ना, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास कॉलम है, तो ये कॉलम 1 है, ये आपके पास कॉलम 2 है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसमें डेटा फिट करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्मोकर हैं? 100 है ना। ठीक है, टोटल स्मोकर 100 है, उसमें से 70 को लंग कैंसर है, तो डिजीज पॉजिटिव कितने हैं? 70, नेगेटिव कितने हैं? 30। नॉन स्मोकर आपके पास टोटल कितने हैं? 100 है। ठीक है, इसमें से 50 को लंग कैंसर है, 50 को लंग कैंसर नहीं है। अगर हम रॉ की टोटल की बात करें तो रॉ 1 की टोटल क्या है? 100। रॉ 2 की टोटल क्या है? 100। लेकिन कॉलम 1 की टोटल क्या है? 120। कॉलम 2 की टोटल क्या है? 80। यहां तक क्लियर है? यह हमारे पास डेटा अवेलेबल है। इसमें हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, इसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या नहीं है? यहां पे लिख देते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी A B C और D। A की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है? इज इक्वल टू 70। B की ऑब्जर्व क्या है? C की ऑब्जर्व क्या है? D की ऑब्जर्व क्या है? तो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप फार्मूले को देख लें, समेशन ऑफ O माइनस E, लेकिन E हमारे पास है नहीं है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या मालूम करेंगे? E, यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। किस तरह मालूम कर सकते हैं? जो A है, A के लिए अगर आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को मालूम करोगे, किस चीज के लिए? A के लिए, A, इसके लिए आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं। क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? ठीक है, A के लिए मालूम करोगे तो A के लिए फार्मूला क्या है? A कौन से रॉ में आते हैं? 1 में आते हैं ना। सो रॉ 1 टोटल क्या है? रॉ 1 की टोटल क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाई, ये कौन से कॉलम में आते हैं? कॉलम 1 के टोटल। कॉलम 1 के टोटल क्या है? 120 डिवाइड बाई, ये हमारे पास क्या है? 200। ये क्या है? ग्रैंड टोटल। क्या है? GT, ग्रैंड टोटल, डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, तो क्या है? 200। तो फार्मूला क्या बना? A के लिए फार्मूला क्या बना? R1 टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1 टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। क्लियर? तो ये आपके लिए A का फार्मूला है। क्लियर? अब B के लिए फार्मूला क्या है?
बी, बी कौन से आर में आते हैं? सो आर वन टोटल क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाई कौन सी कॉलम में आते हैं? कॉलम 2 टोटल, तो क्या है? 80, और ग्रैंड टोटल क्या है? 200। क्लियर? आप सी के लिए मालूम करें, आसान हो गया ना, आप मालूम कर सकते हैं। सी कौन से रॉ में है? R2 में, R2, तो क्या है R2? 100। कौन से कॉलम में है? 1, तो क्या है? 120। ग्रैंड टोटल क्या है? 200। क्लियर? डी के लिए मालूम करें, डी कौन से रॉ में है? रॉ 2 क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2 80 डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो आप इसकी फॉर्मूले लिख सकते हैं ना, जिस तरह ए के लिए था R1 टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1 टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड। इसी तरह बी के लिए फॉर्मूला क्या है? बी कौन से रॉ में है? 1 में, तो बी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं कि बी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू R1 टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम 2 टोटल डिवाइड बाई GT ग्रैंड टोटल। इस तरह सी के लिए फॉर्मूला क्या है? सी आपके पास कौन से रॉ में है? R2 में, तो सी के लिए जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू R2 टोटल मल्टीप्लाई बाई कौन सा कॉलम है? कॉलम 1 टोटल डिवाइड बाई GT यानी ग्रैंड टोटल। इसी तरह डी के लिए मालूम करें, डी कौन से रॉ में है? 2 में, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या है? R2 टोटल मल्टीप्लाई बाई कौन से कॉलम में है? कॉलम 2 टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो ये आप यहां पे देखा करें, कौन सी रॉ में है उसकी टोटल लिया करें, कौन सी कॉलम में है उसके टोटल लिया करें, और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करें, आपके पास एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे। क्लियर? आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देख, ये खत्म हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, 1 0, ये 0 इस 0 के साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, आप इसको कर ले, ये आपके पास आ जाएंगे 40। ठीक है, इसको कर ले, हाँ 60, इसको कर ले 40। ठीक है, ये आपके पास क्या है? अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास मालूम हो गई ना। एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 60। बी के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 40। सी के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? डी के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? 40। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देख, ओ हमारे पास मालूम है, ये हमारे पास मालूम है, फार्मूले में फिट करो। फार्मूले में क्या है? ओ माइनस ई होल स्क्वायर। क्या है? ओ माइनस ई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ओ माइनस ई। सबसे पहले क्या करना है? ओ माइनस ई। अब ओ आपके पास क्या है? 70 माइनस ई 60। क्लियर? फिर 30 माइनस 40, 50 माइनस 60 और 50 माइनस 40। क्लियर? ये ओ माइनस ई। तो आप इससे अगर इसको माइनस करें तो ये है 10 माइनस 10 माइनस 10 एंड 10। ठीक है, ये आपके पास क्या है? 10 माइनस 10 माइनस 10 10, ये आपके पास क्या है? ओ माइनस ई। फॉर्मूले में फिर क्या है? ओ माइनस ई के बाद ओ माइनस ई होल स्क्वायर। तो यहां पे कर दे ओ माइनस ई और होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर कर दे 10 बाई 10 100। देख, ये माइनस था ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें हमेशा 1 टेल होते हैं, क्योंकि माइनस खत्म हो गई, नेगेटिव साइड पे आप नहीं जा सकते ना। ठीक है, ये भी माइनस है, लेकिन अगर इसको आप होल्ड करोगे तो प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये 1 टेल है। ठीक है, और 100। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओ माइनस ई होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है? ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। आप इसको, ये जो ओ
माइनस ई होल स्क्वायर है उसको आप ई पे डिवाइड करें। तो 100 को डिवाइड करें किस चीज के ऊपर? ई। इसकी ई क्या है? 60। 100 डिवाइड बाई 60, 100 डिवाइड बाई 40, 100 डिवाइड बाई 60, 100 डिवाइड बाई 40। आप इसको डिवाइड करें। ये 6 कम 6 और 4 9 6 6 छक्का 36, 4 और 48 7 चक्का 42। ठीक है, आप इसको कर लें 2.5, इसको कर लें 1.67, इसको कर लें 2.5। क्लियर? आप फॉर्मूले में क्या है कि समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, आप इसको समेशन करें। ठीक है, क्या करें? समेशन। सो 1.67 प्लस 2.5 प्लस 1.67 प्लस 2.5 इज इक्वल टू, आप इसको प्लस करें 2.5 2.5 5 6 7 8.34। तो ये आपके पास क्या है? x। ये आपके पास है काई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.34। ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्लियर? ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? तो ये 1 टेल है या 2 टेल है? 1 टेल है ना। ठीक है, इसमें आप इस पे नहीं जाओगे कि देयर इज इक्वल नॉट इक्वल इक्वेशन नॉट, क्योंकि आपके पास जो आंसर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव साइड पे जाओगे। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? अब आपने क्या करने हैं, आपके पास तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है ना। ठीक है, आप आपने क्या करना है? इसके बाद आपने टेबुलेटेड वैल्यू निकालने है। क्या? टेबुलेटेड वैल्यू किस तरह आप निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई रो -1। ठीक है, कॉलम कितने हैं आपके पास? कितने कॉलम है? कॉलम 1 कॉलम 2 आपके पास है। 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई कितने रो है? रो 1 रो 2। 2 - 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास टेबल है, इस टेबल को हम कहते हैं काई स्क्वायर टेबल। क्या है? एफ काई स्क्वायर टेबल। इसमें आपके पास मुख्तलिफ वैल्यू हैं। जिस तरह टी टेबल में फर्स्ट जो आपके पास जो वो है कॉलम है, उसमें क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। और इसके जो आपकी वर्टिकल है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिस जहां पे आपके पास कॉलम है वहां पे क्या है? सिग्निफिकेंट चांस ऑफ एरर अल्फा 0.0 0.01 0.025 0.05 इस तरह है। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। तो आप कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखोगे? 1। कौन से अल्फा के नीचे देखोगे? 1 टेल है तो 0.05। ठीक है, तो अगर आप 0.05 के नीचे देखोगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसमें लैपटॉप में। ठीक है, तो ये देख 1 के सामने 0.05 के नीचे आपके पास जो वैल्यू है ना, ये 1 के सामने 0.05 के नीचे यहां पे जो आपके पास वैल्यू है 3.841 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आपने क्या करना है? आपने कंक्लूजन की तरफ जाना है। किस चीज के? लास्ट स्टेप एंड इट इज अ कंक्लूजन। कंक्लूजन आपकी क्या है? देख, ये आपके पास वही इस तरह सेम आपने देख, ये राइट साइड पे है, यहां पे क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 3.841। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी? कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी? 8.34। अब मुझे बता दें 8.34 कहां पे फॉल करेंगे? इस एरिया में या इस एरिया में? इस एरिया में ना। यहां पे 8.34 यहां पे फॉल करेंगे। ये कौन सा एरिया है? रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस? तो आपकी कंक्लूजन क्या है कि यू हैव एनफ एविडेंस किस चीज के बारे में? कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन between smoking and lung cancer. So therefore, you are going to
reject the null hypothesis and the favor of the alternate hypothesis. ठीक है, आप alternate hypothesis को accept कर रहे हो because you have evidence. 95% you are confident कि there is a significant association between smoking and lung cancer. Clear? इसको थोड़ा ऑन करें, मीडिया मल्टीमीडिया को थोड़ा ऑन करें. ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ दो चीजें, एक आपकी जो नोट्स में हम देखते हैं अगर कोई एग्जांपल है तो इस एग्जांपल को हम करेंगे, और दूसरा ये है कि टेबल को आपने किस तरह रीड करने हैं. ठीक है, इसके जो टेबल हैं उसको आपने किस तरह रीड करने हैं. सही है? क्लियर? कोई और एग्जांपल अगर आप लोग बताना चाहे तो बता सकते हैं. जी, आपके पास किसी के पास नोट्स हैं? किसी के पास नोट्स हैं मोबाइल में हैं? जी, आपके पास किसी के पास नोट्स हैं? हाँ, नहीं है. इसमें कोई एग्जांपल है मुझे दिखा दें. एग्जांपल है इसमें? मेरे ख्याल में इसके एक एग्जांपल है उसमें कि वो लोग जो बाइक ड्राइव करते हैं और हेलमेट के साथ, तो उसको अगर इंजरी हो जाते हैं तो कितने % लोगों को हेड इंजरी होते हैं. और दूसरे हमारे पास वो लोग हैं जो हेलमेट को पहनते हैं और इसको कितने % होते हैं. तो इट्स मीन कि देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द हेलमेट एंड द रोड साइड इंसिडेंट या द हेड इंजरी. हेड इंजरी और हेलमेट के बीच कोई एसोसिएशन है? अगर कोई हेलमेट को पहनेंगे तो इसको हेड इंजरी कम होंगे, अगर कोई नहीं पहनेंगे तो इसको ज्यादा होंगे. सो देयर इज एनी एसोसिएशन. तो इस तरह कोई एग्जांपल है मेरे ख्याल में आप लोगों के है? आप मुझे बता सकते हैं उसका डेटा, या एक ही एग्जांपल कॉपी आप खुद करेंगे? बाकी है, मुझे उसका डेटा बता दें. उसामा डेटा बता दें मुझे. टोटल आपके पास कितने लोग हैं? आप मुझे बता दें. सीनियर मैं पढ़ के बता देता हूं, मुझे बता दें. ये मुझे दे दें मोबाइल. देख, क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके मिड टर्म एग्जाम हो या जो भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें. सही है? अब आपके पास टोटल जो है ना, आपके पास जी, आपके पास टोटल कितने लोग हैं? 2000. कितने हैं? 2000 जो टोटल बाइक वाले थे उससे डेटा लिए. ठीक है, उसमें वो लोग जो हेलमेट पहनते हैं वो कितने थे टोटल? वो लोग जो यूज करते थे हेलमेट को 1000 जो यूज करते थे क्या हेलमेट को, वो यूज करते थे ड्यूरिंग द रोड इंसिडेंट. जब रोड इंसिडेंट हुआ उस टाइम उसके हेड पे हेलमेट थे. तो कितने लोग थे टोटल? 1000. और 1000 ऐसे लोग थे जब उसके रोड एक्सीडेंट हुआ. सो इन दैट टाइम वो जी विद आउट हेलमेट थे. ठीक है, विद आउट हेलमेट. सही है? अब जो ये आपके पास 1000 वो लोग जो हेलमेट को यूज करते थे, ठीक है, उसको क्या थे? गेट सीरियस ब्रेन इंजरी. सीरियस ब्रेन इंजरी उसको कितने % लोगों को हुआ था? ओनली 5 को. कितने को? 5 को. 1000 में से 5 ऐसे बाइक वाले थे जो हेलमेट यूज करते थे लेकिन इसके बावजूद उसको सीरियस हेड इंजरी हुआ था. और 995 ऐसे थे जिसको सीरियस हेड इंजरी नहीं हुआ था. ठीक है, अब ये वो लोग जो हेलमेट को यूज नहीं करते थे एट द टाइम जब उसके रोड इंसिडेंट हुआ था, उसमें से 25 ऐसे थे जिसको सीवियर सीरियस हेड इंजरी हुई थी, हेड इंजरी.
और 975 ऐसे थे जिसको हेड इंजरी सीरियस नहीं हुए थे। ठीक है, ये आपके पास एक सिनेरियो है। आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि आया हेलमेट यूज करने और सीरियस जो हेड इंजरी है इसकी बीच की सिचुएशन है। मतलब अगर कोई हेलमेट को यूज करेंगे तो उससे जो हेड इंजरी के चांसेस है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बीच आप क्या मालूम करना चाहते हो, सिचुएशन। योर आंसर विल बी यस नो। ठीक है, डू यू यूज हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग, तो आपका आंसर क्या होंगे, यस नो। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो डेटा आएंगे एट विल बी नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा। यहां तक क्लियर है। आपने इस डेटा को फिट करना है। देखिए, आपके पास सबसे पहले क्या बनना है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द यूज ऑफ हेलमेट एंड द गेट सीरियस हेड इंजरी। ठीक है, अल्टरनेट क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द यूज ऑफ हेलमेट एंड अ सीरियस हेड इंजरी। ठीक है, अल्फा हमेशा आपके पास 1 टेल होंगे। ठीक है, 0.05। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस डेटा को अपने टेबल में फिट करना है। किस चीज में, टेबल में। तो कितने टेबल बनेंगे उसके, वही 2x2 टेबल बनेंगे। ए बी सी डी R1 R2 कॉलम 1 कॉलम 2 हेड इंजरी पॉजिटिव, हेड इंजरी नेगेटिव, यूज हेलमेट विदाउट हेलमेट। क्लियर। अब कितने लोग थे टोटल जो हेलमेट यूज करते थे, 1000। कितने लोग थे जो यूज नहीं करते थे, 1000। जीटी क्या है आपके पास, ग्रैंड टोटल 2000। क्लियर। कितने ऐसे थे जो हेलमेट यूज करते थे और उसको हेड इंजरी हुआ था, 5। कितने को नहीं हुआ था, 995 को। कितने ऐसे थे जिसको हेड इंजरी हुआ था, 25। कितने को नहीं हुआ था, 975। इसके टोटल क्या है, इसके टोटल क्या है, C2 की टोटल क्या है, हाँ क्लियर। आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या नहीं है ना, क्या है, ए की क्या है 5, बी की क्या है 995, सी की क्या है 25, डी की क्या है 975। क्लियर। आपके पास ई है, नहीं है ना, ई आपने क्या करने हैं, मालूम करने हैं। ए के लिए किस तरह मालूम कर सकते हैं, R1 टोटल मल्टीप्लाई बाई C1 टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। तो R1 टोटल क्या है 1000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 2000। ठीक है, ये इसके साथ खत्म हो गई। ये 60 आपके पास, 6 नहीं 30 डिवाइड बाई 2 15। ए की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है। ठीक है, बी के लिए मालूम करें, बी बी का एक्सपेक्टेड फार्मूला है क्या है, R1 टोटल क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाई 995 डिवाइड बाई, ठीक है 995 कब डिवाइड करें 497.5। क्लियर जी। हाँ, ये गलत बता दिया आपने, टोटल आप मुझे बता देना। बी की क्या है, बी के टोटल क्या है, R1 है 1000 मल्टीप्लाई बाई 1970 डिवाइड बाई 2000। तो 985। क्लियर। आप सी की मालूम करें, सी इज इक्वल टू जी 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 2015। आप डी की मालूम करें,
जी डी के मालूम करें 1000 मल्टीप्लाई बाई हाँ इज इक्वल टू 985। क्लियर। अब ये आपके पास है, ये आपके पास बन गए ना। ये क्या है, ए की क्या है 15, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है। आप फॉर्मूले में क्या है, ओ माइनस ई, ओ माइनस ई। ओ आपके पास क्या है 995 नहीं, ये आपके पास 5 माइनस 15 इज इक्वल टू हाँ -10। ठीक है। और ओ माइनस ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है। और ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 6.66। ठीक है। आप बी के लिए ओ माइनस ई मालूम करें, बी। सो 995 माइनस 985 इज इक्वल टू 10, स्क्वायर कर दे 100, ओ माइनस ई डिवाइड बाई ई 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब सी के लिए मालूम करें 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई ई 15 6.66। डी के लिए मालूम करें 975 माइनस 985 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10। अब ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई समेशन करें, जमा करें। तो 6.66 प्लस 10 कर ले आप 33.32। ये आपके पास कौन सा वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 13.32। क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, कॉलम 1 कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई रो -1 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। 1 को आप टेबल में देखोगे तो 12 भी 3.841। आप इसको कर लें, ये क्रिटिकल वैल्यू है 3.841 और कैलकुलेटेड वैल्यू है 33। तो कौन सी एरिया में फाल करेंगे, रिजेक्शन एरिया में। तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस क्या था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द यूज ऑफ हेलमेट एंड द हेड इंजरी, लेकिन असल में देयर इज एसोसिएशन। सो 98% यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दिस डेटा यू आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ऑन द फेवर ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर। मल्टीमीडिया को ऑन करें, सिर्फ टेबल मैं आपको शो कर देता हूं, बाकी मेरे ख्याल में इसमें कुछ बाकी नहीं है। ठीक है जी, आप लगा दे कोई। ठीक है, देख ये आपके पास कौन सा टेबल है, काई स्क्वायर है। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये आपके पास जो चांस ऑफ एरर या अल्फा है। ठीक है, तो देख हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है 2/2 टेबल के लिए 1। तो ये 1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और 0.05 फियर इज 0.05 लास्ट में है। एक मिनट, ये आपके पास क्या है
0.05, तो 1 के सामने बिल्कुल, और 0.05 के नीचे क्या है 3.841। क्लियर? तो आप टेबल में उससे रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टेबल एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि आपके पास 3 कॉलम है, 3 कॉलम और 2 आपके पास टेबल है और रॉ है, तो कितने बनेंगे? ठीक है, तो फिर आपने 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेंगे 2। ठीक है, लेकिन फिर आप 0.05 के नीचे देखोगे फिर, तो फिर आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी 5.99 हो जाएगी। ठीक है, आप आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3 कॉलम है और 3 आपके पास रो है, तो 3 - 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2/2 टेबल है तो हमेशा आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एट विल बी इक्वल टू 1, और 1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास आएंगे 3.841। ठीक है, आप इस तरह ये टेबल फिर आप रीड कर सकते हैं। बाकी जो टेबल थे सेम उसी तरह आप उसको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस साइड पे दी गई है, और इसके बाद आपके पास ये मतलब अल्फा है, आपके पास 1 टेल है, 2 टेल है, जो भी है उसके नीचे, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके सामने हमने देखना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? हाँ, एक बात याद रखें, एमसीक्यूज में आते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। जो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर टेस्ट है उसको बेस्ट फिट टेस्ट भी कहते हैं। बेस्ट फिट, BEST बेस्ट फिट टेस्ट भी उसको कहते हैं। ठीक है, बेस्ट फिट टेस्ट भी उसको कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ मिस है तो मैं उसको बता देता हूँ। 1 टेल होते हैं हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने मालूम कर दिया। 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए भी जब हम इक्वेशन मालूम करते हैं तो तब हम इसको मालूम करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट हमने कहा कि व्हेन सैंपल इज टेकन फ्रॉम 1 सैंपल पॉपुलेशन से, अगर आप सैंपल लेते हैं 1 पॉपुलेशन से तो इट इज इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट मुख्तलिफ पॉपुलेशन से लेते हैं तो दिस इज द टेस्ट ऑफ द होमोजेनिटी। और फिर आप ये मालूम करते हैं, द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में आप मालूम करते हैं कि आया जो मुख्तलिफ आपके पास सैंपल है, पॉपुलेशन है, ये होमोजेनियस हैं या नहीं, आइदर दे आर होमोजेनियस आर नॉट। ठीक है, फिर आप उसको ये मालूम करना चाहते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी नाउ एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन। है अगर कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक्स।